नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बच्चों की कि कोरोना काल में बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, और ख़ासतौर पे तब जब बच्चे इन्फेक्ट हो जाए। और इसका कारण ये है कि ये जो दूसरी वेव है, जिसको हम सेकंड वेव बोल रहे हैं या दूसरी लहर बोल रहे हैं, इसमें बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। और यही कारण है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से एक नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों को अगर कोविड हो जाए तो किन लक्षणों पर ध्यान देना है, कैसे उन्हें पहचानना है, किस हद तक आप घर पे उनका इलाज कर सकते हैं तो उसमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, आहार कैसा होगा, बाकी तमाम चीज़ें कैसी होगी, और कब उन्हें हॉस्पिटलाइज करना है। आपको ध्यान होगा कि सारे वैज्ञानिक और सारे डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चों को होगा। लेकिन फिलहाल भी बच्चों को तकलीफें बढ़ रही हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना खासतौर पर ज़रूरी है। इसीलिए नई गाइडलाइंस को समझने के लिए और इसके बारे में और बातचीत करने के लिए आज हमने एक खास पैनल बनाया, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एक और शिशु रोग विशेषज्ञ यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ कार्यक्रम पर हैं, वो हैं डॉक्टर कृष्णा चुग साहब। आप हैं डायरेक्टर पीडियाट्रिक्स फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और साथ ही हैं हमारे साथ डॉक्टर राजेश चावला, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कृष्णा, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बच्चों के लिए अलग से गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। साफ बताता है कि इस मौजूदा सेकेंड वेव में बच्चों के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चों के लिए भी थोड़ी तकलीफें हैं और खतरा है, और इसी के तहत ये गाइडलाइन आई है। आपका अनुभव क्या कह रहा है अभी तक सर? दूसरी वेव जो है, इसमें बच्चे नंबर तो पहले से ज़्यादा है, लेकिन शायद प्रपोर्शन उतना ज़्यादा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर पहले मान लीजिए 100 केसेस हो रहे थे, उसमें 10 बच्चे थे, तो आज अगर 1000 हो रहे हैं तो 100 बच्चे हैं, यानी प्रपोर्शन तो करीब वही है। लेकिन क्योंकि अब नंबर पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है तो डर तो लगता ही है। और फिर ये भी है कि कुछ एक स्मॉल परसेंटेज ऐसी भी होती है जो ज़्यादा सीवियर हो जाती है। ज़्यादातर को तो इतना सीवियर नहीं होता, जोर का नहीं होता, लेकिन किसी किसी को सीवियर हो जाता है, बहुत खतरनाक लेवल तक भी पहुँच जाता है। तो इसलिए थोड़ा नई गाइडलाइन आना और हमें ज़्यादा ध्यान रखना बिल्कुल लाजमी है। राइट, तो चलिए इन गाइडलाइंस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर चावला, बच्चों में आपके मुताबिक सिवियरिटी के कितने मामले होते हैं? क्या उनकी तबीयत भी इस हद तक खराब हो सकती है जहां पर आपको आईसीयू में लेकर जाना पड़े या हॉस्पिटलाइज कराना पड़े? और अगर ऐसा होता है तो उन्हें संभाल पाना, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम या बच्चों का पूरा जो तंत्र है वो एक अलग तरीके से काम करता है, डेवलपिंग होता है, तो कितना क्रिटिकल हो जाता है ये पूरा मामला? देखिए, पहले तो जो भी सारी तवज्जो दी जा रही है वो अडल्ट्स को दी जा रही है। वैक्सीनेशन सारी अडल्ट्स को हुई है, और 18 साल से कम बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं हुई है। जो ये तीसरी वेव की आप बात कर रहे थे, तो वो बच्चे बचे जिनको ना तो वैक्सीनेटेड हैं, ना उन पे कोई ट्रायल्स हुए हैं। सो अगर अगली वेव आती है तो नेचुरली वो अनप्रोटेक्टेड हैं, तो उनके ज़्यादा होने के आसार हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति बच्चे जो है इनमें से आईसीयू में जाते हैं, देखो बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ये जो कोविड है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, बच्चों को कोई सिम्टम ही नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे यही हैं। थोड़े बच्चों को लूज मोशंस जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा हैं, अडल्ट्स में उतने लूज मोशंस नहीं होते जितने के बच्चों में होते हैं। और तीसरा ये जो आपने कहा, क्रिटिकल केयर में एक सिंड्रोम होता है, मल्टी सिस्टम सिंड्रोम ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें कुछ बच्चे आईसीयू में लैंड करते हैं। अभी भी डॉक्टर चुग से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि उनके पास अभी भी एक ऐसा बच्चा है जो इससे पीड़ित है, और इन बच्चों को काफ़ी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, कोरोनरीज इन्वॉल्व होती हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो ये एक खतरनाक ग्रुप है, और वो बहुत छोटा है। बहुत ही थोड़े बच्चों को फॉर्चुनेटली क्रिटिकल केयर में जाना पड़ता है, क्योंकि अब नंबर ज़्यादा है तो नेचुरली इधर उधर देखने को मिल रहे हैं जो बच्चे आईसीयू में जा रहे हैं।
राइट। अब चूंकि मामला बच्चों का आ जाता है तो इसलिए जो बड़े हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनको खास तौर पे चिंता होने लगती है और एक स्वाभाविक सा मामला है कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पूरी तरह से सेफ रहे, उसकी सुरक्षा वो पहले सुनिश्चित करता है और बाद में अपने बारे में सोचता है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ है जिनसे हमने कई बार बात की। तो मलिक साहब, आज जो है वो सरकार ने बाकायदा बच्चों के लिए एक नई गाइडलाइन निकाली है। हालांकि गाइडलाइन ज्यादा करके इस बारे में है कि लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे और पहचान लेंगे तो उनका घर पे इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन हम ये माने कि ये एक तवज्जो देने की तरह, मतलब एक फोकस बढ़ा रही है सरकार इस पर। देखिए, पहले भी कुछ दिन पहले गाइडलाइंस आई हैं बच्चों की और सरकार का ध्यान बच्चों की तरफ काफी ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 41% बच्चे हमारे जो हैं वो 18 साल से छोटे हैं और उनमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो सरकार का ध्यान बच्चों के ऊपर लगातार है कि अगर प्रोटेक्टेड है। अब आंकड़ों की बात कर ले, पिछले वेव में जो बच्चों के आंकड़े बताते हैं वो केवल 2% बच्चे इफेक्ट हुए थे पूरे के पूरे कोविड केसेस में से। 18 साल से छोटे बच्चों ने केवल 2% का शेयर लिया था। स्वीडन की बात करें 1.9% था, यूएसए की बात करें 2% था, लेकिन परसेंट के करीब वैसे हो रहे हैं। उसकी थोड़ा म्यूटेट हो गया, वायरस ने अपने आप को ज्यादा सक्षम बना दिया और पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में बच्चों को भी अटैक कर रहा है। अब बात आती है कि सरकारी गाइडलाइंस की। सरकार ने 3 तरह के ग्रुप बना दिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मॉडरेट वो ग्रुप है जहां पर बच्चों की ऑक्सीजन 90 से 94% अगर है तो वो मॉडरेट ग्रुप में आएगा, 94 से ऊपर है तो माइल्ड ग्रुप में आएगा और 90 से नीचे है तो सीवियर ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से सरकार ने क्लासिफिकेशन दी है। उसके ऊपर रेस्पिरेटरी रेट वगैरह भी और है, उनकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मुद्दा ये आता है, बच्चों के अंदर मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो घर में इलाज हो सकता है। मैं दोबारा बताऊंगा, व्यूअर्स को यह जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन भी और कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं। जो बच्चा माइल्ड बीमारी से ग्रसित है, प्लीज उसका सीटी स्कैन नहीं होगा, प्लीज उसका ब्लड टेस्ट नहीं होंगे। आप अपने पीडियाट्रिशियन के टच में रहिए और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। किसी किस्म की दवाई की आवश्यकता नहीं है। फीवर आएगा तो पैरासीटामोल दे देंगे और कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। 90-95% माइल्ड ही बीमारी में रहते हैं और घर में ही क्वारंटीन होकर वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद मॉडरेट ग्रुप आता है और सीवियर ग्रुप आता है। इनको हमें हॉस्पिटलाइज करने की अक्सर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि मॉडरेट और सीवियर में आता है। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, MSIS, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके एक बच्चों में बीमारी है। खासकर जो कोविड के मरीज ठीक हो रहे हैं या कोविड के ड्यूरिंग बच्चे के अंदर सडनली रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। ये व्यूअर्स को जानना, पेरेंट्स को जानना और कुछ डॉक्टरों को भी जानना बड़ा जरूरी है कि इस तरफ तवज्जो जरूर दें। अगर आपका कोविड का बच्चा ठीक हो रहा है लेकिन उसके शरीर पे रैशेज आ रहे हैं या उसकी आंखों में लालिमा आ रही है या उसके मुंह के अंदर स्वेलिंग आ रही है, रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये MSIS से सफर कर सकता है। समय रहते हम इसको ICU में एडमिट करके कुछ दवाइयां हैं जो इंट्रावीनस देते हैं जिससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। पिछली लहर में 300 के करीब इस तरह के बच्चे डिटेक्ट हुए थे अमेरिका में, कुछ की जान भी गई थी। तो अगर ये समय रहते ये डायग्नोज कर लेते हैं तो ये दिक्कत नहीं होती। एक और चीज बताऊंगा, लोग अक्सर ये समझते हैं कि बड़े बच्चों की बीमारी है 12 साल 15 साल के ऊपर, नहीं। इस बार 10 साल से छोटे बच्चों ने 4% का शेयर लिया और अभी 3 हफ्ते पहले मैंने 3 महीने और 4 महीने के 2 बच्चों को डायग्नोज किया। तो ये बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी ये बीमारी होती है, तो इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। मेन वरी हमारी थर्ड वेव की है। अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रकोप डालेगी, तो इस चीज को हमें केयरफुल रहना बड़ा जरूरी है। और सरकारों से भी हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चों के ट्रायल्स कंप्लीट हो, उनको वैक्सीनेट करें, उनकी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों की जान ना जाए। राइट तो ये MIS जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर और वैक्सीनेशन, दोनों पर अभी हम और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चर्चा को फिर लेकर चलते हैं डॉक्टर कृष्ण के पास। डॉक्टर कृष्णा, जो गाइडलाइन आई है उसमें बाकायदा कुछ दवाइयों का भी सजेशन है कि बच्चे को मान लीजिए कि बुखार होता है तो आप उसके वजन के मुताबिक 10 से 15 mg उन्होंने दिया है पर kg ऑफ बॉडी वेट, आप उन्हें पैरासीटामोल भी दे सकते हैं और 4 से 6 घंटे में उसको रिपीट भी कर सकते हैं। क्या इस तरीके से सिम्टम आने के बाद जब आपको पता लग जा रहा है या फिर नहीं भी पता है तब भी आप बच्चों को दवाई दे सकते हैं, मन से एटलीस्ट पैरासीटामोल दे सकते हैं जो कि सेफ कंसिडर की जा सकती है, या डॉक्टर से सलाह करें उसके बाद ही कोई दवा दे? डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी शुरू करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए डॉक्टर से कुछ घंटे बाद आपकी बात हो पा रही है और अभी नहीं हो पा रही है और आप देख रहे हैं कि बच्चे को बुखार है, तो जैसे किसी और बुखार में भी हम पैरासीटामोल देते हैं वो दी जा सकती है। हम चाहेंगे कि आप सेफ डोजेज यूज़ कीजिएगा। अगर वो 10 से 15 कहा गया है तो आप 10 की तरफ ही रहिए,
ताकि अगर बाई चांस एक एक्स्ट्रा डोज देना भी पड़ गया तो भी आपका थोड़ा मार्जिन है। सो ऐसी दवाई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि सेफ मानी जाती है, विद इन लिमिट्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो पहले ही डॉक्टर से बात करें और तभी पहला डोज दें, तो वही ज़्यादा सेफ तरीका है। जी डॉक्टर चावला, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए टेलीमेडिसिन की इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें अभी मौजूदा जो स्थिति है उसको जोड़ूं कि गाँव में बहुत तेज़ी से कोरोना फैला हुआ है, वहाँ पर टेलीमेडिसिन या जो अप्रोच है थ्रू मॉडर्न मीन्स की, जहाँ हम ऐप्स पे देख लेते हैं या जागरूकता होती है या आपके पास खबरें पहुँच रही है या आप उस तरीके से थोड़े कनेक्टेड हैं, उसकी गुंजाइश बहुत सारे गाँव में नहीं भी होती है। तो वहाँ पर बच्चों के लिए किस तरीके से ख्याल रखा जाए, अगर इस पर आप कुछ कह पाएँ? एक तो पिछले कुछ महीनों से हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे गाँव में ये सुविधा उपलब्ध है, लोग बाहर बगीचे में, खेतों में कंसल्टेशन करते हैं। बट ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं कि जहाँ ये कंसल्टेशन संभव नहीं है, तो उनको मीडिया के थ्रू, उनको गवर्नमेंट के जो ज़रिए हैं उनके थ्रू ये खबर पहुँचवानी ज़रूरी है कि क्या साइंस हैं। जैसे डॉक्टर मलिक भी बता रहे थे और डॉक्टर चुग ने बताया कि क्या साइंस हैं कि जब उनको अस्पताल की ओर भागना है, सिंपल फीवर है तो कितना डोज देना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जा सकते हैं। तो ये सुविधा इसी तरह से ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई ज़रिया नहीं है छोटे गांव में किसी तरह से भी उनको मुहैया कराना जो हेल्थ की सुविधा है। जी, तो चलिए, अच्छी बात आपने बताई कि गाँव से भी कंसल्टेशन आ रही है, मतलब उतना भी मामला कटा हुआ नहीं है ना। इनफैक्ट ये जो गाइडलाइन आई है ये शायद थोड़ी और मदद कर सकती है एक ऐसे मौके पर जहां पर आपके पास सीधा संपर्क नहीं हो रहा आपका डॉक्टर से, या आप किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर मलिक, जो आपने कहा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS, इसका आपने पहले भी जिक्र किया, लेकिन सरकार की गाइडलाइन में ये पहली बार शामिल किया गया है। आप थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे, क्योंकि ज्यादा माता पिता, अभिभावक के लोग भारत में इससे परिचित नहीं है। हाँ, ये आपकी बात बड़ा अच्छा सवाल है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जो कि कावासाकी डिजीज की तरह होता है। पीडियाट्रिशियंस उसको बड़े आराम से पहचान सकते हैं। उसकी मेन पहचान यह है कि जब पेशेंट कोविड की बीमारी से रिकवर हो रहा होता है या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोविड बच्चे को सडनली फीवर आना शुरू हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर आना शुरू होता है। पता चलता है बच्चे को माइल्ड डिजीज थी, सब कुछ ठीक है, अभिभावक भी खुश हैं कि बीमारी चली गई, लेकिन सडनली सडन ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो गया। उसके साथ रैशेज आने शुरू हो गए, बच्चा थोड़ा सुस्त हो गया, लिस्टलेस हो गया, और उसके आंखों के अंदर म्यूकोपैरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं लालिमा आनी शुरू हो गई, और मुंह के अंदर भी लालिमा आनी शुरू हो गई। और जब हम उसके टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर CRP, फेरिटिन, LDH ये सब रेज्ड लगते हैं, हमें मिले हुए लगते हैं। तो ये जो है एक तरह से हाइपर इम्यून रिएक्शन होता है, और ये कंडीशन केवल बच्चों में देखी जाती है। ये कंडीशन केवल बच्चों में देखी जाती है, बड़ों में नहीं होती है। और जब ये कंडीशन होती है तो उस वक्त हम लोग इमीडिएटली तुरंत जो है बेहतर रहता है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज करें, और इसकी कुछ दवाइयां आती हैं, IG देते हैं और IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां आती है जिससे कि एकदम जादू की तरह रिकवरी होती है अगर शुरुआती का इलाज कर दे। तो अगर हम इसको लेट कर देते हैं तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। एक तो ये चीज बतानी बड़ी जरूरी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने कोविड के अस्पताल में भी देखता हूं कि जब बच्चा माइल्ड कोविड से हम उसको घर पे इलाज कर रहे हैं तो मैं कुछ 5 सिम्टम्स बताना चाहूंगा। अगर आपके बच्चे को होते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और तुरंत आप या हॉस्पिटल जा सकते हैं। नंबर 1, अगर लगता है बच्चे की ऑक्सीजन 94 से कम जा रही है तो आप तुरंत या तो हॉस्पिटल जाइए या अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। परसिस्टेंटली इफ SpO2 इज कमिंग लेस देन 94, नंबर 1। नंबर 2, अगर सांस में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं या खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या पसली चलने लग रही है बच्चे की, तो आप जाइए। नंबर 3, अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर 5 to 7 डेज भी हाई ग्रेड फीवर बच्चे को चले जा रहा है, तो आप तुरंत जो है हॉस्पिटल लेके जाइए। नंबर 4, अगर बच्चा लगे कि थोड़ी सी भी गफलत में है या ड्राउजीनेस में है या यूरिन आउटपुट उसका थोड़ा कम हो रहा है तो भी आप हॉस्पिटल जाइए। और नंबर 5, अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के नाखून थोड़े नीले हो रहे हैं या होंठ भी थोड़े नीले हो रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है, तो आप हॉस्पिटल जाइए। देखिए, समय रहते हमें दोनों चीजों को देख के चलना है। अननेसेसरी पैनिक करके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन नहीं डालना,
एट द सेम टाइम हमें बच्चों को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना। अगर हम इन साइंस को समय रहते पहुंच जाएंगे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोविड में जितनी मृत्यु हुई है 50 से 60% प्रिवेंट हो सकती थी अगर समय रहते पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आ जाए। तो ये अगर हम कुछ चीजों का बच्चों में खास ध्यान रखेंगे तो ये तो टाइमिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ही कि आप जी समय रहते क्या एक्शन ले पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम या सरकार की तरफ से गाइडलाइन ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं, क्योंकि वक्त रहते एक्शन हुआ तो बहुत कुछ सेफ और सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ लक्षण बताए। थोड़े दिनों पहले हमने एक शो किया था हैप्पी हाइपोक्सिया पे, मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरता और आपको पता नहीं चलता। क्या बच्चों के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है? वो तो बड़े चंचल चपल होते हैं, तो ये भी पूछेंगे। और साथ में बच्चों के वैक्सीनेशन के ट्रायल हिंदुस्तान में शुरू हो चुके हैं, तो वो कब तक हो पाएगा कि बच्चों को वैक्सीन लगे, इस पर बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है कि बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाना। बाकायदा सरकार ने इसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है और गाइडलाइन मतलब जानकारी, और जागरूक रहेंगे तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। वेल, चर्चा को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कृष्णन, मैंने ब्रेक से पहले कहा कि जिस तरीके से हैप्पी हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है यंग एडल्ट्स में या बाकी लोगों में, क्या बच्चों में भी ये हो सकता है? क्योंकि वो तो चपल होते हैं, चंचल होते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो और पता ही ना लगे कि ऑक्सीजन गिर रही है कि नहीं। बच्चों के साथ ये कंडीशन नहीं हो सकती, आपको तुरंत पता लगेगा? नहीं, ऐसा तो बच्चों में भी हो सकता है। इनफैक्ट बच्चों में थोड़ा और भी डाउट रहता है, कई तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो बच्चे को भी वही सिचुएशन जो एडल्ट में होती है कि एक्चुअली अंदर की ऑक्सीजन कम होती जा रही है और हमें बाहर खबर ही नहीं है। इसके लिए अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो हो सकता है हमें पता चले, लेकिन बच्चों के पल्स ऑक्सीमीटर अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, कई बार उसकी उंगली पे ठीक से फिट भी नहीं आते हैं। अगर ठीक से फिट नहीं आते हैं तो कई बार वो एरनियस गलत रीडिंग देते रहते हैं। जब एक्चुअली सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, ये भी हो सकता है कि वो सैचुरेशन उसमें कुछ ठीक ही बता रहा हो। तो इसलिए ठीक से लगाने के लिए अगर बच्चा बहुत छोटा है, हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि थंब पे लगाइए या पैर के बड़े अंगूठे पे लगाइए और एक छोटी उंगली में मत लगाइए। अगर बच्चा बड़ा है तो फिर उंगली पे भी लगाई जा सकती है। दूसरा, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर देख रहे हैं तो उसके अंदर एक वेव फॉर्म आती है, एक वेव आती है या एक ऊपर नीचे होती हुई चीज़ दिखती है। वो अगर हमें ठीक से दिख रही है तो इसका मतलब जो रीडिंग आ रही है उसके करेक्ट होने की ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर हमें वेव नहीं दिख रही है, वो ऊपर नीचे जो चीज़ चलती है वो नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि जो रीडिंग आ रही है वो इतनी एक्यूरेट ना हो। इस बात से बच के रहना। फिर बच्चे जो है वो चाहे तकलीफ में होते हैं, कई बार अगर मान लीजिए अच्छा साथ मिला हुआ, अच्छी गेम मिली, वो खेलते रहेंगे जब तक कि वो बिल्कुल ही उस हालत में ना पहुंच जाए कि अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बच्चों में तो डबली ही बिल्कुल ज़बरदस्त ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आखिर अगर वो हाइपोक्सिया हो रहा हो, ये ना हो। इसीलिए पूरे हैप्पी स्टेज से पहले ही बच्चों को पहचानना जरूरी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब की, इसीलिए ये मुझे लगा जरूरी कि ये सवाल पूछना जरूरी है। हैप्पी हाइपोक्सिया की बात हम सब में कर रहे हैं, तो बच्चों में तो शायद और ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जहां पर आपको तुरंत पता ना लगे। लेकिन आपने अच्छी जानकारियां दी और कैसे ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल बच्चों के साथ करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर चावला, अब वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो हिंदुस्तान में भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाहर फॉरेन में तो अमेरिका वगैरह में तो अप्रूवल हो गया और इनफैक्ट शायद अमेरिका में शुरुआत भी हो गई है 12 साल के ऊपर से बच्चों को वैक्सीन देने की। लेकिन हम कब तक माने कि भारत में हो जाएगा? और दूसरा, बच्चों का वैक्सीनेशन भी आप मानते हैं उतना ही अब जरूरी है जितना कि बड़ों के लिए हम एम्फेसिस कर रहे हैं? डॉक्टर चावला, डॉक्टर साहब शायद आप म्यूट पे बोल रहे हैं, अगर आप अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको। बिल्कुल। देखो, जैसा सब पैनलिस्ट ने भी कहा कि अडल्ट्स 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है और काफ़ी लोगों को हो भी चुका है। तो और जैसे टाइम बीत रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं वैक्सीनेट। ईयर एंड तक शायद काफ़ी देश की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी। बच्चों पे अभी तक ये तवज्जो नहीं दी गई, और अगर जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि अगर तीसरी वेव आती है तो उस पर ज़्यादा होने का आसार ज़्यादा है। जो नीति आयोग ने अभी कहा है कि कोवैक्सीन का 10 दिन में ट्रायल शुरू होने वाला है, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, तो इसमें टाइम लगेगा। कुछ महीनों के बाद ही आई थिंक ये संभव होगा कि बच्चों में
वैक्सीनेट शुरू हो पाए हिंदुस्तान में। हालांकि अगर वो बाहर का एग्जाम्पल लें और बाहर क्योंकि वो अप्रूव हो गई हैं बट वो वैक्सीन यहाँ नहीं है, तो उन्हें कोवैक्सीन से या कोविशील्ड से ही करना पड़ेगा कि उससे पहले कि वो बच्चों को दे पाएँ। तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो कम से कम लग जाएंगे जब तक कि वो बच्चों में वैक्सीन शुरू कर पाएंगे। जी चलिए, तो क्विकली डॉक्टर मलिक, शायद हार्डली एक ही मिनट है मेरे पास, और ये बताइए कि बच्चों को घर पे सुरक्षित रखना है, क्या कोई तरीका है कि हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? जनरल तरीके हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चों पर कुछ खास चीजें, कुछ खास खिलाना पिलाना है, ऐसी कोई चीज जिससे हम उन्हें इम्यून सिस्टम को एटलीस्ट उनके स्ट्रांग रखें ताकि कोई दिक्कत या परेशानी से वो कम से कम एक्सपोज हो? मैं 1 मिनट पहले वैक्सीन के ऊपर सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। वैक्सीनेशन बच्चों को लगनी बड़ी जरूरी है। इस वक्त एक वैक्सीन ऐसी अवेलेबल है जो 12 से 18 साल तक लगाई जा सकती है, फाइजर वैक्सीन। सरकार उसको प्रोक्योर कर सकती है, या और भी कोई ऐसी वैक्सीन है जो बच्चों में लगाई जा सकती है, उसको प्रोक्योर करके बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रायल्स के पास होने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे, तब तक हमारे बच्चे जो है असुरक्षित रहेंगे। तो हमारे को वैक्सीनेशन के ऊपर जद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सेफ हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि हम लोग जो है ये सॉरी, मैं आपका असली सवाल तो भूल ही गया, क्या बोला आपने? हाँ, क्या सवाल था? हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि बच्चों की इम्यून को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए देखिए WHO के हिसाब से 5 चीजें हमें करनी है बच्चों के लिए जब बच्चा अंदर हमारे पास आइसोलेटेड रहता है। तो नंबर 1, इम्यूनिटी डेवलप करनी है, उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट दीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और कलर्ड वेजिटेबल्स आप उनको दें, इससे उसकी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ेगी। दूसरी चीज, जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन भी है, जुवेनाइल डायबिटीज भी है, ब्रोंकियल अस्थमा भी है, उन सबको कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये बच्चा अगर कंट्रोल में रहेगा, सक्षम रहेगा, तो कल को कोरोना होता है तो उससे लड़ भी पाएगा। तीसरी चीज, वेट का खास ध्यान रखें। ओवर वेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन चिल्ड्रन। 30% बच्चे हमारे ओबीज या हाइपर ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, उनका हम खास ध्यान रखें। ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, उसका ध्यान रखें। बच्चों को सकारात्मक रखना बहुत बहुत आवश्यक है। बच्चों के अंदर मैं देखता हूं अपने पीडियाट्रिक क्लिनिक में भी, बच्चों में आजकल डिप्रेशन, ऑब्सेशन बहुत आ रहा है कि माँ बाप को हम कहीं खो ना दें, तो उन्हें प्रॉपर एजुकेट करना बड़ा जरूरी है कोविड के बारे में। और लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि बच्चों को इंडोर एक्सरसाइज जरूर कराइए और स्क्रीन टाइम उनका 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम को डिक्रीज कीजिए, नॉन स्क्रीन टाइम के आप उनके रिचुअल्स बनाइए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है यहाँ पर जी, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने बता दिया, सारी तरह से बात की। देखिए, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए उनका ख्याल आपको और हमें ही रखना है। बड़े ही उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा ही क्यों ना, मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, लेकिन अब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी है, इनका पालन कीजिए। और हमारे एक्सपर्ट पैनल ने आज जितनी बातें बताई, अगर आप उनका भी ध्यान रख लेंगे तो आप इस खतरे को 90 से 95% या ऑलमोस्ट 99 to 100% भी रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नमस्कार।